27 फरवरी 1931, इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क। सुबह का वक्त था, हवा ठंडी थी, पेड़ बिल्कुल शांत खड़े थे। धुंध जमीन के पास ठहर रही थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में इसी पार्क की मिट्टी पे खून गिरने वाला था। और सिर्फ खून ही नहीं, हिस्ट्री का एक ऐसा राज जो पैदा होने वाला था, जिसका जवाब आज तक किसी के पास पूरी तरह से नहीं है। ब्रिटिश पुलिस को खबर मिल चुकी थी कि वो यहाँ है। वो आदमी जिसे अंग्रेजी हुकूमत सालों से ढूंढ रही थी, जिसके नाम से पुलिस कांप जाती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मौत से नहीं डरता था, जिसने कसम खाई थी, मैं कभी जिंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि पुलिस ने उन्हें एल्फ्रेड पार्क में घेर लिया। लंबी फायरिंग हुई, आज़ाद अकेले लड़ते रहे, और जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपनी आखिरी गोली खुद को मार दी, ताकि वो ब्रिटिश के हाथ कभी जिंदा ना लगे। क्या सच में ऐसा ही हुआ था, या कहानी कुछ और थी? क्या किसी ने उन्हें धोखा दिया था? क्या पुलिस ने उन्हें मार कर कहानी बदल दी? क्या आज़ाद ने खुद गोली चलाई, या वो गोली किसी और ने चलाई थी? हिस्ट्री के पास जवाब कम है, लेकिन सवाल बहुत ज़्यादा है, और आज हम उसी राज के अंदर उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो जिंदगी भर आज़ाद रहे, और शायद मौत के बाद भी। चलिए शुरू करते हैं बहुत पीछे से। साल था 1906। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव भावरा। ना ही बड़ा घर, ना पैसा, ना ज़्यादा सुविधाएं, बस एक सीधी सादी सी जिंदगी। इसी गांव में एक छोटे से घर में एक लड़का पैदा हुआ, और उस लड़के का नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। पिताजी का नाम था सीताराम तिवारी, उनकी माँ का नाम था जगरानी देवी। घर अमीर नहीं था, कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती थी, लेकिन माँ के सपने बहुत बड़े थे। वो चाहती थी कि उनका बेटा पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, शायद पंडित बने, शायद धर्म की सेवा करे, लेकिन शायद किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। बचपन से ही चंद्रशेखर अलग थे, शरारती भी थे, तेज भी थे, लेकिन सबसे खास बात थी उनकी आंखें। कुछ लोगों की आंखों में बचपन से ही एक अजीब सी आग होती है, जैसे वो सिर्फ जीने के लिए पैदा हुए नहीं हैं, बल्कि कुछ बदलने के लिए आए हैं। चंद्रशेखर वैसे ही थे कि माँ ने फैसला किया कि उन्हें काशी भेजना चाहिए, वाराणसी, संस्कृत पढ़ने, अच्छा जीवन बनाने, और फिर वो काशी चले गए। लेकिन वहाँ जो हुआ उसने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं, पूरी ब्रिटिश एम्पायर का चैन छीन लिया। पूरा भारत गुस्से में था। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग, अमृतसर। हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। कोई हथियार नहीं, कोई जंग नहीं, बस आवाज उठाने आए थे। फिर जनरल डायर ने हुक्म किया, फायर। दरवाजे बंद थे, भागने का रास्ता नहीं था, और फिर सिर्फ गोलियां थी। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, निर्दोष लोग खून में गिर गए। पूरा देश हिल गया, और वाराणसी में बैठा एक 13-14 साल का लड़का ये सब सुन रहा था।
उसकी उम्र छोटी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था और कुछ नया पैदा हुआ था। गुस्सा, बगावत, इनकलाब। उसने समझ लिया था ब्रिटिश सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहे हैं, वो हमें दबा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरू हुई। उनमें से एक थे चंद्रशेखर। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया। देश भर में एक नई लहर थी। लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे थे। स्कूल छोड़े जा रहे थे, उनके कपड़े जलाए जा रहे थे। ब्रिटिश रूल को ओपनली चैलेंज किया जा रहा था। और इसी मूवमेंट में एक 15 साल का लड़का भी कूद पड़ा, चंद्रशेखर। वो पकड़े गए। उन्हें ब्रिटिश मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा था। सामने एक छोटा सा लड़का, लेकिन आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं। मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर जी से पूछा, तुम्हारा नाम? लड़के ने सीधा जवाब दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट हैरान हो गए। फिर पूछा, बाप का नाम? जवाब दिया, स्वतंत्रता। फिर पूछा, घर का पता? लड़का बोला, जेल। कोर्ट रूम जैम हो गया। ये मजाक नहीं था, ये सीधा चैलेंज था। ब्रिटिश हुकूमत के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़। मजिस्ट्रेट गुस्से से भर गया और उन्होंने सजा सुनाई, 15 कोड़े। सबके सामने हर कोड़े पर दर्द हुआ, खून निकला, लेकिन हर कोड़े पर वो सिर्फ एक ही बात चिल्ला रहे थे, वंदे मातरम। फिर एक और कोड़े, वंदे मातरम, और फिर एक और, वंदे मातरम। ना ही कोई आंसू, ना माफी, ना डर। उस दिन कोर्ट से बाहर निकला लड़का चंद्रशेखर तिवारी नहीं था। उस दिन एक नया नाम पैदा हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद। और उसने कसम खा ली, ब्रिटिश मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ेंगे, कभी भी नहीं। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट। एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया। 22 पुलिसमैन मर गए। गांधी जी ने तुरंत मूवमेंट वापस ले लिया। उनका मानना था कि वॉयलेंस का कोई प्लेस नहीं है, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। कुछ नौजवान टूट गए। उन्हें लगा, क्या सिर्फ शांति से आज़ादी मिलेगी? क्या ब्रिटिश सिर्फ प्यार से चले जाएंगे? बहुत लोगों ने कहा नहीं। उनमें से एक थे आज़ाद। उन्होंने डिसाइड किया, अब लड़ाई अलग होगी, सीधी होगी, तेज और खतरनाक होगी। यहीं से एंट्री होती है राम प्रसाद बिस्मिल की। एक शायर, एक क्रांतिकारी, एक विजनरी। उन्होंने बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। मिशन सिंपल था, ब्रिटिश सरकार को उसी की ताकत से हराओ, उसी का पैसा लो, रेवोल्यूशन के लिए फंड्स जमा करो, हथियार खरीदो, देश को जगा दो। आज़ाद ने उन्हें ज्वाइन किया और यहीं से ब्रिटिश राज के बुरे दिन शुरू हो गए। 1925 काकोरी। एक ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। उस ट्रेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट का पैसा जा रहा था। सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना आज़ाद और उनके साथियों से होने वाला था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और बाकी क्रांतिकारी। ट्रेन रोकी गई, ट्रेजरी लूट ली गई और ब्रिटिश हुकूमत का घमंड भी। ये था काकोरी कांड। पूरा देश हिल गया। ब्रिटिश सरकार पागल हो गई। एक एक रेवोल्यूशनरी को ढूंढा गया। बिस्मिल पकड़े गए, अशफाक उल्ला भी पकड़े गए, कई लोग पकड़े गए और फिर फांसी। ब्रिटिश ने मैसेज दिया, जो एम्पायर के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। लेकिन एक नाम उनके हाथ नहीं आया, वो था आज़ाद। कभी साधु बनकर, कभी पंडित बनकर, और कभी गांव में, कभी शहर में, कभी
पुलिस के बिल्कुल सामने, लेकिन पकड़े कभी भी नहीं गए। जैसे हवा को गिरफ्तार करना उतना मुश्किल, उनके पास हमेशा एक चीज़ होती थी, उनकी कॉल्ट पिस्टल और एक वादा, आखिरी गोली मेरे लिए होगी। काकोरी के बाद मूवमेंट कमज़ोर पड़ सकता था, लेकिन आज़ाद ने उसे टूटने नहीं दिया। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा किया और उसे नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। और फिर एक नया चेहरा सामने आया, यंग, इंटेलिजेंट, फियरलेस भगत सिंह। आज़ाद और भगत सिंह ये सिर्फ दो रेवोल्यूशनरीज नहीं थे, ये दो आग थे। भगत सिंह बुक्स और आइडियोलॉजी के आदमी थे, आज़ाद एक्शन और प्लानिंग के। लेकिन दोनों का सपना एक ही था, आज़ाद हिंदुस्तान। भगत सिंह उन्हें कैप्टन कहते थे, आज़ाद उसे यार कहते थे। और ये दोस्ती हिस्ट्री की सबसे पावरफुल दोस्ती में से एक बन गई। 1928 लाहौर। लाला लाजपत राय ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में जख्मी हुए और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। पूरा देश इस बात से गुस्से में था। HSRA ने फैसला किया बदला लेना होगा और उनका टारगेट था जॉन सॉन्डर्स। प्लानिंग भगत सिंह ने की, राजगुरु ने की, आज़ाद ने की। 17 दिसंबर 1928 सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। ब्रिटिश सरकार हिल गई। अनाउंसमेंट हुई, इन सब को पकड़ो, लेकिन वो निकल गए। और सबसे बड़ा रीज़न था आज़ाद। उनकी प्लानिंग इतनी शार्प थी कि पूरा ग्रुप बच गया। फिर आया 1929 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ब्रिटिश सरकार नए कानून ला रही थी जो इंडियन वर्कर्स के खिलाफ थे। HSRA ने सोचा आवाज़ उठानी है, लेकिन ऐसी आवाज़ जो दुनिया सुने। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बॉम्ब फेंका, लेकिन वो बॉम्ब मारने के लिए नहीं था, वो एक मैसेज था। धमाका हुआ, धुआं छाया, लीफलेट्स गिरे, इनकलाब जिंदाबाद। और दोनों वहाँ से भागे नहीं, खुद अरेस्ट हुए, क्योंकि वो कोर्ट को अपना स्टेज बनाना चाहते थे। आज़ाद बाहर थे, वो सब संभाल रहे थे और भगत सिंह पकड़े गए। और फिर शुरू हुआ लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों पर केस चले। आज़ाद बाहर थे, वो उन्हें बचाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन वक्त हाथ से निकल रहा था। फिर फैसला आया, फांसी। पुलिस और अग्रेसिव हो गई, हर जगह मुखबिर थे, हर गोली में आंखें थी। और फिर आया 27 फरवरी 1931। आज़ाद इलाहाबाद में थे। कुछ लोग कहते हैं वो जवाहरलाल नेहरू से मिलना चाहते थे, शायद भगत सिंह के लिए कोई लास्ट होप ढूंढने, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं था। 27 फरवरी की सुबह आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में थे। उनके साथ एक और नौजवान थे, सुखदेव राज। दोनों फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर किसी ने खबर दे दी, किसी ने धोखा दे दिया, लेकिन कौन? आज तक इस बात का पक्का जवाब नहीं है। ब्रिटिश पुलिस को एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चली? इतनी सही इंफॉर्मेशन बिना किसी इनसाइडर के पॉसिबल ही नहीं थी। कुछ लोग एक नाम लेते हैं, वीरेंद्र नाथ, लेकिन ऑफिशियली कोई भी प्रूफ नहीं है इस बात का। लेकिन ऑफिशियली कुछ प्रूफ नहीं हुआ, बस शक, बस सवाल। और फिर पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया। सुप्रिटेंडेंट नॉट पावर के साथ पूरी फोर्स थी। आज़ाद ने पुलिस को देखा और तुरंत सुखदेव राज से कहा, तुम भागो। खुद पिस्टल उठाई, अपनी कॉल्ट .32
और फिर शुरू हुआ वो एनकाउंटर जो आज भी हिस्ट्री का सबसे बड़ी मिस्ट्री है। एक आदमी अकेला एक पिस्टल के साथ पूरी ब्रिटिश फोर्स के सामने आजाद पेड़ की आड़ में लड़ रहे थे। गोली चल रही, पुलिस रुक नहीं रही थी, आजाद झुक नहीं रहे थे। सुखदेव राज बाद में बताते हैं, आजाद के हाथ में गोली लगी थी, वो जख्मी थे लेकिन लड़ रहे थे। बुलेट्स कम हो रही थी, पुलिस पास आ रही थी और फिर एक आखिरी गोली। बस एक ऑफिशियल वर्जन कहता है आज़ाद ने खुद को गोली मारी अपने सर पे ताकि ब्रिटिश के हाथ जिंदा ना आए। लेकिन क्या सच में? कुछ लोग कहते हैं पुलिस ने सीधा निशाना लगाया, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं गोली का एंगल अजीब था, कुछ कहते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड नहीं लगता, कुछ कहते हैं आज़ाद ने अपना वादा निभाया और कुछ कहते हैं ब्रिटिश ने कहानी खुद लिखी है। सच क्या है आज भी किसी को पूरी तरह से नहीं पता है। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स वेग हैं, आई विटनेस अकाउंट्स अलग हैं, डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं और सच शायद अब भी एल्फ्रेड पार्क के मिट्टी के नीचे दबा हुआ है। जब आज़ाद की बॉडी मिली उनकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर नहीं था, पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सा सुकून, जैसे वो जानते थे यही उनका अंत था। आज़ाद, जिंदगी में आज़ाद, मौत में आज़ाद। जब इलाहाबाद को खबर मिली पूरा शहर जैसे रुक गया, लोग सड़कों पे आ गए, आंसू थे, गुस्सा था, दर्द था। ब्रिटिश सरकार ने राहत की सांस, लेकिन जनता जानती थी आज़ाद का जाना एक कहानी का खत्म होना नहीं था, ये एक नई कहानी की आग थी। 1947 में जब आज़ादी मिली, लोग भगत सिंह को याद करते थे, बिस्मिल को, अशफाक को और आज़ाद को, जो कभी भी झुके नहीं, जो कभी बिके नहीं, जो कभी पकड़े नहीं गए। आज एल्फ्रेड पार्क का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। वहाँ पर एक मूर्ति भी है, हाथ में पिस्टल है, आंखों में वही आग। हर साल लोग वहाँ जाते हैं फूल चढ़ाने और एक सवाल फिर जिंदा हो जाता है, क्या आज़ाद सच में आज़ाद मरे? क्या उनकी मौत में कोई राज अब भी छुपा है? शायद जवाब कभी ना मिले, शायद ब्रिटिश फाइल्स कभी पूरी तरह ना खुले, शायद सच हमेशा आधा ही रहे। लेकिन एक बात पक्की है, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी और शायद अपनी मौत भी। उनका मानना था आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाना नहीं, आज़ादी तब होगी जब गरीब को उसका हक मिलेगा, किसान को उसकी जिंदगी मिलेगी, मजदूर को उसकी मेहनत का दाम मिलेगा। इसलिए आज़ाद सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो एक सोच थे और सोच कभी नहीं मरती। हर वो नौजवान जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है उसमें थोड़ा आज़ाद है और हर वो स्टूडेंट जो सच के लिए लड़ता है उसमें भी थोड़े आज़ाद हैं। हर वो इंसान जो कहता है ये गलत है उसमें भी थोड़े से आज़ाद ही हैं, क्योंकि आज़ाद सिर्फ एक नाम नहीं थे, आज़ाद एक आइडिया था और आइडियाज़ को गोली से नहीं मारा जा सकता। अगर आप कभी भी प्रयागराज जाएं और एल्फ्रेड पार्क के पास रुकें तो एक पल के लिए हवा महसूस करिएगा, शायद आपको भी लगे वहाँ कुछ है, कुछ भारी, कुछ पाक, कुछ जो वर्ड्स में समझाना मुश्किल है। शायद वो एक वादा है, एक आदमी का वादा, न मैं पकड़ा गया न मैं कभी पकड़ा जाऊंगा, और शायद इसीलिए वो आज भी जिंदा है हिस्ट्री के पेजेस में, लोगों के दिलों में और
उस पाक की खामोशी में चंद्रशेखर आज़ाद 1906 से 1931, लेकिन सच कहें आज़ाद कभी मरे ही नहीं, आज़ाद हमेशा आज़ाद ही। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग। आई सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड प्लीज़ do subscribe and like this video. And guys, if you want me to cover something, please do suggest in the comment section below. I'll definitely try to cover that topic. Thank you so much. Goodbye.